जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना ऑब्जेक्टिव, उनका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसमें 28 प्रश्न आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। इन सभी का सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। मतलब कोई आवेशित गोलीय खोखला है। ठीक है, खोखला है इस तरह से कुछ। अब ये क्या है भाई, आवेशित है, इसके ऊपर आवेश दिया गया है। तो इसके भीतर जो होगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा दोस्तों, इसके अंदर जो होता है 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी आवेशित गोलाकार खोखला हो, उसको आवेशित किया गया हो, ठीक है, तो याद रखेंगे कि उसके अंदर जो होगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि 2 का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, सी बोला है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता क्या होगा। क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान पूछा गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न होगा तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखें, रखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए हैं पहले से ऑलरेडी। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 3 संधारित्र की धारिता को हमने कैसे निकाला है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है ए और बी से। तो हमें इसमें समतुल्य की धारिता का परिमाण निकालना था, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ना था ना। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा ना। 1/ संधारित्र की समतुल्य धारिता बराबर, तो देखिए प्रत्येक की धारिता क्या बोला था, सी 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 बोला था। तो हमने यहाँ पे C1 के भी मान सी, C2 का भी मान सी, C3 का भी मान सी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, सी का एलसीएम क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 यानी कितना हो गया, ये जोड़कर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3/C। अब इसको हम त्रियक गुना करेंगे, तो देखिए इस 3 में सी रो से गुना कराएंगे समतुल्य धारिता से, और फिर 1 में सी से कराएंगे, तो सी एकम सी हो जाएगा ये, और समतुल्य धारिता में 3 से कराएंगे ना सी रो से, तो क्या हो जाएगा 3C रो और = सी। तो यहाँ पे ये 3 सटा है तो बटा में चला जाएगा, यानी C/3 हो जाएगा। यानी समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा, परिमाण, समतुल्य धारिता के परिमाण C/3। तो देखते हैं इसका आंसर C/3 किधर है। देखिए तो यहाँ पे देखिए C/3 तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, तो E1 E2 विद्युत वाहक बल बोला है, और प्रतिरोध क्या है, R1 R2 है, और समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो विद्युत वाहक बल पूछा गया। देखिए इसको देखिए, मैं इसका भी मैं सॉल्यूशन करके बताया हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन किया हूँ। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है ए और बी, इसमें से समानांतर क्रम में क्या किए हैं, एक विद्युत वाहक बल E1 ले लिया हूँ और एक E2 लगा दिया हूँ। इसमें प्रतिरोध एक R1 और एक R2। तो यहाँ पे इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल जो होगा
कितना होगा ध्यान दीजिए। तो इसका विद्युत वाहक बल जो होगा यहाँ पे इसमें तिर्यक गुना करिए, E1 इंटू R2, E1 इंटू R2 हो जाएगा इसमें इस R2 से। तो देखिए E1 इंटू R2, फिर इसको तिर्यक कीजिए यानी कि E2 इंटू R1, ठीक है, E2 इंटू R1, और यहाँ पे R1 प्लस क्या करना है R2 ऐड कर देना है नीचे, यही हो जाएगा इसका विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 और बटा R1 प्लस R2, यही हो जाएगा इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल। तो चलते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, E1 इंटू R2 E2 इंटू R1 प्लस R1 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगा। तो एक से बहुत ही ज़्यादा होगा चुंबकशीलता, याद रखिएगा, एक से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है। तो नाइक्रोम का तार, पता है ना, नाइक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए एक यहाँ पे हम एक इसको बताते हैं कैसे बनाया जाता है, H=V²/RT, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे R और T को कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें R और T को क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो H समानुपाती क्या हो जाएगा V² का, यानी कि इसमें देखिए क्या है, विभवांतर जो है, विभवांतर के क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। विभवांतर देखिए इसका वर्ग है, इसके क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो इसमें शोषित ऊर्जा जो होगा विभवांतर के वर्ग, देख रहे हैं विभवांतर भी है ना, इसका वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा क्या जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल देखते हैं, एक विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हमने बताया था आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह से, देखिए फिर से मैं इसको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये तो समीकरण पता है हमें, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है I=I0, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर इसे आप तुलना करेंगे तो तुलना करके देखिए, चूँकि क्या दिया गया था इसमें, I=0.6 साइन 100 पाई टी दिया है, यानी ओमेगा के स्थान पे कितना दिया है, ओमेगा के स्थान पे 100 पाई दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा=100 पाई लिख सकते हैं ना। अब देखिए ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई न्यू=100 पाई, ये हो गया। तब यहाँ पे इसको काटेंगे हम, पाई से पाई क्या कर दिए, काट दिए, और 2 से यहाँ पे 100 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो यानी न्यू का मान कितना आ गया भाई, आवृत्ति का मान कितना हो गया, 50 आ गया, कितना आ गया 50। तो देखिए कौन सा उत्तर है 50, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको सॉल्यूशन करके बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखना चाहते थे, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके भी डाल दिया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कर दिया है, ठीक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, तुलना किए है ना। तो यहाँ पे ओमेगा से 100 पाई बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा बराबर कितना हो जाता है, 2 पाई एच न्यू, और यहाँ पे 100 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, 2 से कितना बार में, 50 बार में काटे हैं। तो न्यू बराबर कितना आ गया, एच न्यू बराबर कितना आ गया भाई, न्यू बराबर आ गया आपका 50, यानी कि आवृत्ति का मान कितना आ गया, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी आपको मैं सॉल्यूशन करके बता दिया। आगे देखते हैं,
तो इसका आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। आगे देखिए प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात का कह दे चाहे प्रतिरोध का कह दे, तो ऐसा ही मात्रक आप क्या बताएंगे, मात्रक ओम बताइएगा। आगे देखिए शीर्ष धारा I0 इक्वल और वर्गमूल धारा RMS में कौन सा संबंध सही है यही पूछा गया है। तो देखिए याद रखिएगा कि IRMS शीर्ष धारा इक्वल टू होता है I0 बटा √2, ये संबंध सूत्र याद रखिएगा। तो अगर मैं एक बटा में एक लगा के तिर्यक गुना करूं तो I0 इक्वल टू कितना आएगा, √2, और ये RMS से गुना हो जाएगा ना, I इंटू RMS, ये हो जाएगा। तो यानी √2 RMS I0 बराबर होगा। तो देखिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगर यही दूरदृष्टि दोष कहता तो क्या बताते, उत्तल लेंस बताते। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए 13 नंबर कहा गया है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। किसमें होता है भाई, तो बैगनी रंग में। किसमें होता है, बैगनी रंग के लिए याद रखिएगा। कांच से जब हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किसमें होता है, बैगनी रंग में, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, इसका न्यूनतम विचलन कौन होगा, न्यूनतम विचलन कौन बोल रहा है। तो इसका हम व्यंजक प्राप्त कराए थे, म्यू इज अपवर्तनांक म्यू -1 इंटू ए हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या होता है भाई, पुष्टि क्या करता है, ध्रुवण। 16 नंबर देखते हैं कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है भाई, 1.5 है, नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसका नाभ्यांतर दिया है लेंस का कितना भाई, तो 20 cm दिया है, इसका 20 cm दिया है। अब इसको बोल रहा है कि जिसका लेंस है, एक लेंस है, इसका उत्तल लेंस है, इसका नाभ्यांतर कितना है भाई, इसका लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, और माध्यम का भी अपवर्तनांक कितना है, 1.5 ही है, और इधर भी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 ही है। तो इसमें जो होगा हो जाता है, क्या बोल रहा है कि एक लेंस का नाभ्यांतर इतना cm है, तो इसका नाभ्यांतर एक माध्यम से दूसरे कितना नाभ्यांतर हो जाएगा भाई, तो देखिए जब ये इसका माध्यम भी उतना ही है, 1.5 ही है, और इसका लेंस का अपवर्तनांक भी कितना है, 1.5 ही है, तो दोनों सेम है, माध्यम भी सेम है और इसका अपवर्तनांक भी सेम है। तो ये जो होगा इसका नाभ्यांतर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ले जाएगा, कोई विचलन इसमें नहीं होगा, कोई मुड़ाव झुकाव कुछ नहीं होगा, तो ये अनंत तक ले जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है, तो ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा यही होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अगला सवाल देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक पूछा गया है, तो कैसे हम बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हम एक आपको चीज़ बताते हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम ई बटे बी के मात्रक बताते हैं। ठीक है,
तो ई जो यहाँ पे क्या बताया गया है, विद्युत क्षेत्र, और बी क्या बताया गया, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका अनुपात का मात्रक होता है दोस्तों एम, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें उल्टा पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर बोला है और विद्युत क्षेत्र नीचे बोला है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, बी को ऊपर लेकर जाइए और ई को नीचे लेकर आइए, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये सेकंड इन्वर्स है ना, तो इसको इन्वर्स हट जाएगा, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर ए में इन्वर्स लग जाएगा, इसमें इन्वर्स नहीं था तो इसमें इन्वर्स लग गया, यानी कि सेकेंड मीटर इन्वर्स। तो कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। फोटोन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो तरंगदैर्घ्य पर, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर। चूंकि पढ़े होंगे ना hc/λ, तो किस पे निर्भर करता है भाई, फोटोन ऊर्जा जो होता है ये निर्भर किस पे करती है, तो तरंगदैर्घ्य पे। ठीक है, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो घटेगा, और तरंग बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है ना, फोटोन ऊर्जा, तो इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन आवेश रहित है, आवेश रहित मतलब किस पर आवेश नहीं होता है, तो अल्फा कण पर होता है, बीटा कण पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, ये सब आवेशित हैं। लेकिन अनावेशित की बात किया जाए तो फोटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो ये इसका हो जाएगा लाइमन श्रेणी, इसका हो जाएगा लाइमन श्रेणी, जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दिया है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और उसके दूसरी बोर कक्षा दे दिया है, कक्षा दूसरी बोल दिया है, यानी n का मान 2 दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए इसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो वो जो समीकरण दिया गया था En बराबर, ठीक है, कितना दिया था, -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट, इस और इसका सूत्र हो जाता है कितना, Z²/n² होता है। तो यहाँ पे कक्ष जो दिया था दूसरी कक्ष था, तो Z का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखिए, मान रख के चेक कर लीजिए, तो मान रखिएगा, तो यहाँ पे Z का मान 1 भर दिए और n का मान 2 भर दिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग पड़ जाएगा, यानी -13.6/4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है ना, तो इसको अब जब भाग लगाएंगे हम, तो -13.6 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कक्ष में -3.4, देखते हैं कौन सा उत्तर है। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, -304, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें की बात किया जाए, जब भी बीटा किरण की बात किया जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेता है, विद्युतीय क्षेत्र भी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम का मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो पंच संयोजी होना चाहिए। पंच संयोजक, जर्मेनियम की बात किया तो पंच संयोजक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग करते हैं एक,
तो रेक्टिफायर की तरह। कैसे प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर की तरह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे है नॉन्ड गेट का बुलियन व्यंजक। तो नॉन्ड गेट की बात करें तो पहले नॉन्ड में एन हटा दीजिए तो एंड हो जाएगा। तो एंड के लिए क्या होता है भाई? एंड जब भी बात करता है तो ए डॉट बी होता है, यानी कि ए डॉट बी होता है इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे एन हटा है ना, तो एन के मतलब नॉट हो गया, तो नॉट लगाने के लिए इस पर एक रिंग लगा दिया जाता है। तो यही हो गया नॉन्ड गेट का बुलियन व्यंजक। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर हो गया, ठीक है। नॉन्ड कहेगा यानी एंड में याद रखिएगा डॉट होता है, और यहाँ पे और की बात करता है तो प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल 28 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई कितना है? टावर की ऊंचाई एच बराबर कितना है? 245 मीटर। और जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण हो चलेगा वह क्या होगा? ठीक है, तो इसका ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो इसके लिए अधिकतम दूरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अधिकतम दूरी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर, नहीं इतना नहीं होता है, इसका अधिकतम दूरी पूछा गया है ना। पहले एच का मान तो दे दिया है, एच का मान कितना है भाई? 245 दे दिया है। और यहाँ पे अधिकतम दूरी की बात कर रहा है, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो देखिए अधिकतम दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 2HR चाहे 2RH, ठीक है, यही होता है। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ, देखिए वहीं आपको समझा देता हूँ टाइम कैसे बचत होता है। देखिए यहाँ पे इसका देखिए मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ, देखिए कैसे। वहाँ पे क्या कितना दिया था एच का मान? 245, अधिकतम दूरी 2RH, ये फॉर्मूला है। तो 2 और यहाँ पे आर के मतलब पृथ्वी की त्रिज्या होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में बात किया जाए तो 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और एच का मान कितना था? 245 मीटर है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब काटे हैं, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा ना, बचेगा नीचे 10। तो यहाँ पे फिर 2 से हम काटे हैं 10 को 5 बार में, फिर 5 से काटे हैं इसको 245 को 49 बार में। तो यहाँ पे 64 बचा, यहाँ पे 49 बचा। तो यानी 64 और 49, यानी 64 का वर्गमूल 8 और 49 का वर्गमूल 7, तो 8 7 56 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा? 56 किलोमीटर। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो गया भाई? कौन सा उत्तर हो गया देखते हैं। 56 किलोमीटर, ये रहा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।